Dear viewers, hello and a very warm welcome. You're watching Aaj Tak India Today and I'm Anjana Om Kashyap and we're at Kremlin today and you're about to witness history, a very historic moment. It is said that when two old friends meet, they have their private jokes. They have a lot of banter, they have a lot of fun and they have a bonhomie or camaraderie. But the others in the room might feel a little uncomfortable. And why do I say this? I say this because as the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, meets Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, the world will be watching very, very closely. Vladimir Putin is undoubtedly one of the most influential politicians of the world whose decisions don't just affect Russia, but numerous nations across the world. He is a very compelling and enigmatic figure on the world stage. It just doesn't get more exciting than this. Well, that's right, Anjana. Hello and welcome. I'm Geeta Mohan. We have with us a man who is known to be one of the world's longest-serving leaders. He's seen it all, through wars and economic recessions, from disintegration of countries to a changed world order, from Boris Yeltsin to Donald Trump, from Atal Bihari Vajpayee to Manmohan Singh to Narendra Modi. He's seen the world change right in front of him, and he's taken Russia through very turbulent times and yet has cemented his position as a force to reckon with. Thank you so much, President, for doing this with us. You're in conversation with India Today and Aaj Tak. That's the President of the Russian Federation for you. Thank you so much, sir, for joining us on our network. How are you doing? Надеюсь, что и вам. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूस, मॉस्को और क्रेमलिन, जहां हम काम करते हैं, आकर अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है और मैं इस बात से सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे। हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है और मैं यहाँ हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है और जिस रास्ते पर भारत आज़ादी के बाद चला है 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिसाब से एक छोटा अंतराल है, पर भारत ने इतने ही समय में बहुत प्रगति की। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, मगर जब वर्तमान में हम खुद को देखते हैं तो इतना बदलाव नजर नहीं आता, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शायद कम लोगों को पता हो कि भारत में अब लोगों की जीवन प्रत्याशा पिछले 77 सालों में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। हम इस बारे में बात करेंगे, पर यह कहना सही होगा कि भारत के साथ हमारे संबंध अब नए आयाम छू रहे हैं। We will talk about longevity in some time from now. मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है और ये केवल व्यापार के लिए ही नहीं है। हमारी ये मुलाकात व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहद अहम है। राष्ट्रपति पुतिन, मैं पहला सवाल इसी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए आप भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। 7 दशकों की ये दोस्ती है। दोस्ती हिंदी का शब्द है और वहीं रूसी भाषा में इसको द्रुज़बा कहते हैं। तो ये जो दोस्ती द्रुज़बा वाला पूरा मामला है, इसको आप आज के दौर में कितनी ताकत इस दोस्ती में देखते हैं भारत और रूस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी
समय के साथ बदल रही हैं। происходит. И в этих ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। В этом смысле наша работа вместе с премьер-министром Моди इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। взаимодействие чрезвычайно важно, потому что это гарантирует нам कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। стороной перед собой прежде всего, а потом перед правительством, перед страной огромные сложности. प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। Готов буду их перечислить. Поэтому у нас очень много практических направлений взаимодействия. लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको। और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? Вы знаете, обсуждали हम दोनों के вопросы. बीच Это не было सामयिक запланировано. विषयों पर ही बातचीत Просто हुई мы вышли на और улицу, इसे लेकर подошла моя पहले жена, से говорит, कोई «Слушай, तैयारी поехали नहीं थी। вместе и все. हम Просто दोनों बाहर निकले, по-человечески, по-товарищески, सामने по-дружески. मुझे मेरी कार Ничего दिखाई здесь दी, никакой तो मैंने उन्हें сложной साथ चलने को задумки, कह दिया। не было. वैसे Просто ही сели जैसे вместе, как दोस्तों के товарищи, बीच как होता друзья, है। и इसमें разговаривали, इससे ज्यादा और поговорили, कुछ и भी всё. नहीं था। Нам всегда есть о रास्ते чем में हम поговорить. दोनों ने Больше बस того, мы आम ещё दोस्तों की तरह разговорились, बात ещё из की। машины не могли выйти. हमारे Потом पास ещё- हमेशा потом ещё говорил, बातचीत «Пойдём करने को завтра же कुछ न нам कुछ встретимся». जरूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। आपके विजिट पर वापस आते हैं राष्ट्रपति पुतिन जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होंगे, बहुत बातचीत होगी ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर आपका फोकस रहेगा और ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको आप चाहते हैं कि इस इम्पोर्टेंट विजिट में वो आउटकम डॉक्यूमेंट में नजर आए? Ну, то, что мир будет следить за पूरी нашими दुनिया интересами, देख रही है। ничего особенного нет. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। भारत एक बहुत विशाल देश है। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। ये एक विकासशील देश है 7% роста – это जहां विकास की दर средний 7.7% है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता Понятно, था, что всегда есть पर परिणाम критики, सबके सामने है। которые полагают, что можно было бы сделать лучше. Но это результат. आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। Кудам-Кулам один из лидеров таких крупных проектов. उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। लेकिन कुछ तो अग्रीमेंट्स होंगे जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे। तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अगर व्यापार की बात करें तो भारत और रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है, खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो। पश्चिम की ओर से पड़ रहे इस दबाव का सामना
भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं? Документы мы должны будем их окончательно утвердить. अच्छा चलिए ठीक है, अग्रीमेंट्स ना सही, जो अब ये विजिट हो रहा है ये बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे सैंक्शंस में घिरा हुआ विजिट है। आप भारत में होंगे और एक ऐसे वक्त पर जहां पर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर, ये इस प्रेशर को भारत और रूस कैसे हैंडल कर सकता है? Дело в том, что आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। यहाँ हमने 20 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है, क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसके पीछे हमारे दशकों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। По этим направлениям. Искусственно, по политическим соображениям начали закрывать эти возможности. राष्ट्रपति पुतिन, रक्षा के क्षेत्र में आज भी भारत सबसे बड़ा खरीदार है रूस में, 38% के आसपास की हिस्सेदारी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तरफ सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं पश्चिमी देशों की तरफ से, दूसरी तरफ तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं इतने। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस दबाव का असर डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में खरीद पर पड़ेगा? क्या आप पीछे हटेंगे या और जोर के साथ, जिसको कहते हैं पुश हार्डर, आप और जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? मैं समझता हूं कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500
जिसकी अब उम्मीद की जा रही है S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है, और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? Вы прямо эксперт. आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहाँ मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। क्लाशनिकोव एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हम इसकी जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही ये कहना भी सही है कि ये वाकई शानदार टेक्नोलॉजी है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल होने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब भारतीय सैन्य विशेषज्ञ, जिनके हमारी सेना से बेहद मजबूत और पुराने संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा हथियार किस परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, कब उसे तैनात करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग सबसे प्रभावी होगा। ये रणनीतिक समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये समझ सिर्फ एक तरफ से आने वाली नहीं है। भारत और रूस दोनों पक्ष इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन, एक ऑयल के सवाल पे वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की अभी जब आप अंजना को जवाब दे रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इंटेक कम कर रहा है? ये सही है कि साल के पहले 9 महीनों के मुकाबले अब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे एक तरह के समायोजन के रूप में देखा जाना चाहिए। पर कुल मिलाकर भारत के साथ रूस का व्यापार लगभग पहले जैसा ही है। मैं इस समय महीने के हिसाब से सटीक आंकड़े नहीं दे सकता, पर रूस का भारत के साथ हाइड्रोकार्बन्स और तेल को लेकर व्यापार स्थायी रूप से जारी है। российской нефти в Индии идет абсолютно ритмично. Я знаю настроение. मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। इस रिश्ते का एक और बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, रूस ऐसा देश रहा है जो सबसे आगे रहा है भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के एग्रीमेंट साइन करने में या फिर फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्लांट्स लगाने में। तो कोई इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट न्यूक्लियर फ्रंट पे हो सकता है? न्यूक्लियर अब बहुत ही सेंसिटिव मामला है अगर रूस की बात की जाए तो। हाँ, इसे लेकर हम ज़रूर घोषणा करने वाले हैं। ये सही है कि इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े हितधारकों में से एक हैं। बल्कि हितधारक नहीं, हम परमाणु ऊर्जा प्लांट के क्षेत्र में आधुनिक और भरोसेमंद उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। एक रूसी कंपनी ही इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है।
इस कंपनी अब तक विदेशों में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना चुकी है और ये सभी बेहद उपयोगी साबित हुए हैं। Станция, известный объект Кудам-Кулам, является одним из лидеров в этом отношении. कोई शक नहीं कि रूस दुनिया भर में छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में महारत रखता है। इनमें से कई रूस में पहले ही इस्तेमाल में हैं। Положительно. Эти новости, о которых вы сейчас спросили, а что, в чем они заключаются? Что это за новости? Но новости заключаются в том, अब बात что आती है Россия खबरों की जिनके बारे में आपने पूछा था। ये खबरें इस तथ्य पर आधारित हैं कि रूस शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास छोटे परमाणु बिजली संयंत्र बनाने की क्षमता भी है और उनका उपयोग का अनुभव भी। ये संयंत्र रूस में पहले से चल रहे हैं। इन्हें जमीन पर लगाया जा सकता है और समुद्र में तैरते हुए प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन विकल्प है उन स्थानों के लिए जहां बड़ी बिजली परियोजनाएं बनाना मुश्किल होता है। बरसों लगने वाली ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत नहीं, कोई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा नहीं। इन छोटे संयंत्रों को दूर दराज दुर्गम इलाकों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। А можно в каких-то труднодоступных регионах, в труднодоступных местах ставить небольшие атомные генерации. हम मेक इन इंडिया, मेक विद रशिया की बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन यहाँ पर इस कोलैबोरेशन, इस कोऑपरेशन को देखकर आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा? Вы знаете, ни я, देखिए, ни премьер ना Путин, मैं, несмотря на то, что न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। я хочу это подчеркнуть, я хочу, чтобы हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने। мы решаем свои हम किसी के खिलाफ кого бы नहीं हैं। а за себя रूस और भारत तो बस обеспечивая अपना свои साझा हित российские चाहते и हैं। российские. हम किसी को नुकसान никому पहुंचाना не вредим, नहीं चाहते। поэтому думаю, что मुझे लगता है हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए। पर राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे? вы знаете, я никогда не मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, тем, उनका भी с नहीं, кем работал раньше, जिन्होंने уже मेरे тем साथ более काम किया, действующим और ख़ास तौर पर государств. राष्ट्राध्यक्षों का तो Оценки बिल्कुल должны नहीं। давать граждане, которые मेरे голосуют विचार за में того или ये иного आकलन лидера. उस देश के नागरिकों को करना चाहिए Что касается जिन्होंने उन्हें покупок वोट или देकर покупки सत्ता सौंपी। энергоносителей у России, जहां तक भारत की ओर со से стороны Индии, रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता это है। ведь тоже топливо. इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार हैं। अगर देखा जाए तो ये पहले ऐसे बड़े रेयर प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने इस तरीके से रूस को एंगेज किया, लेकिन भारत के साथ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिश्ता रहा है। 25% टैरिफ डाल दिए हम पर। इस प्रेशर को आपको क्या लगता है किस तरफ और कहाँ जा रहा है ये, और कैसे भारत और रूस को इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए? Вы знаете, он проводит свою политику, полагая, и у него есть совет. ये उनकी अपनी नीति है। मुझे लगता है उनके सलाहकार ऐसा समझते हैं कि इस तरह से टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। हालांकि हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की नीति खतरनाक है। В конечном итоге приносит пользу экономике США. Он делает это искренне, я полагаю. पर आखिर में इस तरह की नीतियों को लेकर फैसला किसी भी देश को और उसके सर्वोच्च नेता को करना होता है। Это выбор самой страны и лидеров той или иной страны, какую हालांकि экономическую политику हमने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। हम एक खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। И
हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जिन नियमों के उल्लंघन की बात की जाती है उनमें संशोधन किया जाए। Всемирной торговой организации будут устранены. यहाँ एक और बहुत ऐतिहासिक मीटिंग हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर जैरेड कुशनर पहली बार क्रेमलिन में आए और स्टीव विटकॉफ उनके साथ थे। क्या बातचीत हुई जानना चाहेंगे, क्योंकि काश मैं उस कमरे में होती, क्योंकि हम यहीं पर थे और सुन पाते क्या हो रहा है। लेकिन क्या था उस पूरे मीटिंग का अंजाम? अभी इस बातचीत के मायने निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे नहीं लगता आप वहाँ होते भी तो उस चर्चा को सुनकर आपको कुछ हासिल होता। ये बैठक 5 घंटे चली। Mr. Witkoff and Mr. Kushner. Да, а я один, представляете, безобразие какое. Вот. Но если говорить серьезно, то मैं खुद इतनी लंबी बैठक से ऊब गया था, पर यह बैठक जरूरी थी। और जरा सोचिए, इस पूरी बैठक में विटकॉफ और कुशनर के साथ मैं अकेला था। पर सच कहूं तो ये एक बेहद अहम बैठक थी। हालांकि इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अलास्का में हुई बैठक से पहले हुए समझौते और उससे जुड़े बिंदुओं पर ही बातचीत हुई। पर इस बार हमने एक बिंदु पर सिलसिलेवार बातचीत की, जो कुल मिलाकर काफी सार्थक रहा। Так что это была, это нужная была беседа, абсолютно конкретная и обстоятельная. नहीं, पर चलिए मैं इस सवाल को थोड़ा पलट के आपसे पूछती हूँ। राष्ट्रपति पुतिन, किस पॉइंट पर जाकर बात अटकी? अगर विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोनों आपसे 5 घंटे, जैसा कि बताया 5 घंटे आपकी उनसे बातचीत चली है, किस बिंदु पर जाकर डिसएग्रीमेंट हुआ? मतलब मामला नहीं निपटा, सहमति नहीं बनी? हाँ, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्हें लेकर विरोधाभास था। ये एक बेहद पेचीदा विषय है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पर ली है। मैं इसे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा, मगर दोनों पक्षों को एकमत करना एक बहुत जटिल काम है। हालांकि मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप सचमुच इसका हल चाहते हैं, और तभी हमने एक बिंदु पर सिलसिलेवार बात की, ऐसे हर मुद्दे पर जिसे लेकर हम सहमत या असहमत थे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसका कुछ भी निष्कर्ष निकालना राष्ट्रपति ट्रंप की देखरेख में हो रही बातचीत में बाधा डाल सकता है। उनके कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात की, इसके बाद वो यूरोप गए, फिर वो हमारे पास आए, और इसके बाद वो यूरोपीय हितधारकों और यूक्रेन के प्रतिनिधियों से दोबारा बात करेंगे। हाँ, हमारे बीच उसे लेकर भी चर्चा हुई। So you're saying the 28-point peace proposal is now not on the table, but there were leaked conversations. हालांकि बाद में उन्होंने उन 28 बिंदुओं को 27 में बदला, फिर उन्हीं को 4 पैकेजों में परिवर्तित कर उन पर चर्चा की। हालांकि वो पूरी तरह उन शुरुआती 28 बिंदुओं पर ही आधारित थे। पर राष्ट्रपति पुतिन, इससे पहले आपने मुलाकात की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में, जहां पर शांति समझौते को लेकर दावे हो रहे थे, और आपकी बातचीत क्या हुआ था अलास्का में, और कहां पर जाकर सहमति बनी, कहां नहीं बन पाई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमें एक एहसास था, बल्कि सिर्फ एहसास से भी ज्यादा मुझे कोई शक नहीं था कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक सच्ची इच्छा है। खैर, आइए इस बारे में बात न करें कि इसका कारण क्या है या किसने इस सच्ची इच्छा को प्रेरित किया, लेकिन यह निश्चित है कि वो मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में, उनके पास ये समझ है कि ये क्यों समाप्त होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। इसी क्रम में मानवीय मुद्दों की बात करें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये उन वजहों में से एक है जिसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहार है, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये सच है, कि वे नुकसान को कम से कम रखना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि उनके मन में इसके मानवीय पहलू भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विचार हैं
राजनीतिक और आर्थिक दोनों। और मुझे यकीन है कि अमेरिका कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। आपने इंटेंशंस की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं पीस को लेकर, लेकिन उन्होंने कई सारे क्लेम किए हैं। उन्होंने कहा है 8 वॉर्स रुकवा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने रुकवाया। भारत उसको बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया इस पूरे स्टेटमेंट और क्लेम को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ट्रूली एक पीस मेकर हैं, एक ऐसे इंसान जो शांति के लिए काम कर रहे हैं और शांति ला सकते हैं? यूक्रेन को लेकर तो निश्चित रूप से मैं फिर से कह सकता हूं कि इसे लेकर मैं सकारात्मक हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो ईमानदारी से एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर से ये रेखांकित कर सकता हूं कि अमेरिका के पास इसके लिए अलग कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण भी और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत मानवीय विचार भी, क्योंकि वास्तव में वो शत्रुता और जनहानि का अंत चाहते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक हित भी हो सकते हैं गतिरोध के अंत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, और आर्थिक कारण भी हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी कई ऐसे पहलू हैं जहां अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की बहाली दोनों देशों रूस और अमेरिका के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाईं जिन्हें कुछ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने हमारे लिए लिखा था। जी हाँ, वो चिट्ठियाँ जो अमेरिकी कंपनियों ने लिखी थी कि वो तैयार हैं वापस आने के लिए जब सभी मुद्दे समाप्त हो जाएं, और वो ऐसा करना चाहते हैं और उन्हें ना भुलाया जाए। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? आप इतने हैरान क्यों हैं? बहुत से लोग रूस वापस आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए उनका पक्ष रखना, कंपनियों की ओर से पक्ष रखने के लिए कंपनियों के पत्र लेकर आना तो बिल्कुल ही अलग मामला है। But for Trump to make the bidding is what we were stuck at. For Trump to make the bidding, to come with companies, letters from companies, that's a different ball game altogether. नहीं, आपने मुझे गलत समझा। हमारे पास अमेरिकी कंपनियों के पत्र हैं। हमारे पास सचमुच अमेरिकी कंपनियों के पत्र मौजूद हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अगर वाकई रूस और यूक्रेन के बीच में शांति होनी है, युद्ध खत्म होना है, तो एक समझौते की तरफ बढ़ना होगा। आपकी नजर में क्या वो बिंदु हैं जिन पर सहमति बन जाएगी, या जहां पर यूक्रेन मान जाएगा तब ये युद्ध समाप्त होगा? मतलब आपकी नजर में रशिया के लिए विजय क्या है, जीत क्या है? नहीं, पर इससे पहले आपने कहा भी है कि आप और मैं आपको कोट कर रही हूं, आपने ये कहा है कि जब तक ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर अब रूस का वर्चस्व है, वहां से कीव की सेना यानी यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट जाती है पूरी तरह से, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्या है इसका अर्थ? कौन से वो इलाके हैं सर जहां पर आप रूस का वर्चस्व चाहते हैं, उसका डोमिनेंस चाहते हैं, और मानते हैं कि अब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं होकर रूस का हिस्सा बन जाए? आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा, बात जीत की नहीं है। बात इस बात की है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है और करता हैगा। हमारे हितों की और उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं, ये हमारी परंपरागत मूल्य, रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात है। साथ ही ये धर्म और आस्था की भी रक्षा है जो सदियों से उन क्षेत्रों में मौजूद रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है। चर्चों में जबरन कब्जा किया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मैं तो यहाँ रूसी भाषा पर प्रतिबंध की बात भी नहीं कर रहा। ये एक जटिल और व्यापक मुद्दों का समूह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे।
पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिली भगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया और उसके बाद यूक्रेन में घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में। ये चर्चा में भी नहीं है। 8 साल, पूरे 8 साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। तो हमें 8 साल तक डोनबास में रहने वाले लोगों के मारे जाने के बाद, जिसकी याद पश्चिम में कोई नहीं रखता, पहले उन गणराज्यों को मान्यता देनी पड़ी और दूसरे उन्हें समर्थन देना पड़ा। और अब ये विशेष सैन्य अभियान युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है जो पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के हाथों हमारे खिलाफ शुरू किया था। यही असलियत है, यही विवाद की जड़ है। और हम इस युद्ध को तब खत्म करेंगे जब हम तय करेंगे कि हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जो हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में निर्धारित किए थे, उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए। So what is that goal? What is the end game for Vladimir Putin in Ukraine? Так я же сказал. Мы признали вот эти... Послушайте. देखिए, 8 साल तक हमने उन खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाली गणराज्यों को मान्यता नहीं दी। 8 साल तक उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया हुआ था और हम कोशिश करते रहे कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों और इन गणराज्यों के बीच कोई रिश्ते बन सकें। फिर हमें समझ आया कि ये मुमकिन ही नहीं है, उन्हें तो बस खत्म किया जा रहा था। तभी हमें मजबूर होकर उन्हें मान्यता देनी पड़ी, और सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं, बल्कि उनकी वही प्रशासनिक सीमाएं माननी पड़ी जो सोवियत काल में थी और बाद में स्वतंत्र यूक्रेन बनने के बाद भी थी। फिर वहां के लोग मतदाता रेफरेंडम में गए और उन्होंने मतदान किया कि वहां से सेना हटाई जाए और कोई भी सैन्य कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उन्होंने युद्ध को ही चुना और अब मामला साफ हो गया है। और बात एक ही चीज पर आकर टिकती है, या तो हम सैन्य कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों को मुक्त करें या फिर यूक्रेनी सेना वहां से हट जाए, उन इलाकों को छोड़ दे और वहां के लोगों की हत्या करना बंद करे। Либо украинские войска, в конце концов, покинут эти территории и прекратят там убивать людей. लेकिन देखिए राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट करना चाहती हूँ। वो तारीख थी 8 मार्च की, साल था 2014, जब क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद आप फेडरेशन काउंसिल को एड्रेस कर रहे थे और आपने कहा कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज, यानी कीव सभी रूसी जो शहर हैं उनकी माँ के समान है। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? Вы знаете, здесь я ничего от себя не придумал. Так говорили исторически. आप जानते हैं, मैंने कभी कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं किया जो ऐतिहासिक हो। रूसी राज्य शुरू में अलग अलग सेंटर से बना था। पहली राजधानी ऐतिहासिक डेटा के अनुसार उत्तर पश्चिम में नोवगोरोड शहर के आसपास स्थित थी। बाद में राज्य की राजधानी डेलिकेट शहर में चली गई और बाद में कीव में। ये रूस का इतिहास था और तब से कीव को रूसी शहरों की माँ कहा जाता था। बाद में इतिहास का रुख बदला और प्राचीन रूसी राज्य का बंटवारा हो गया। प्राचीन रूसी राज्य का एक हिस्सा मॉस्को में एक सेंटर के साथ विकसित होना शुरू हुआ और इसका दूसरा हिस्सा दूसरे देशों के साथ मिल गया, जैसे कीव और कुछ दूसरी जमीनें। ये जमीनें पहले लिथुआनिया के साथ मिलकर एक राज्य का हिस्सा थी, बाद में पोलैंड के साथ मिलकर पोलिश राज्य का हिस्सा बन गई। तो प्राचीन रूसी राज्य का वह हिस्सा 17वीं सदी में पोलैंड में खत्म हो गया। И таким образом эта часть древнерусского государства оказалась в Польше, а в 17 веке попросилась назад в Россию. Right. Gita. President sir,
the fact that, you're mentioning the history, and it brings me to what I did when the conflict was underway. I had traveled to Donetsk, I traveled to Luhansk, Zaporizhia, Kherson, and most of the people over there are Russian speaking. They speak Russian language. They were very disappointed with Kyiv that it was banned in eastern Ukraine. But they were also a little shocked that how is Putin doing this to us? We are his people. A lot of women I spoke to were in shock. So what do you have to say to people in eastern Ukraine who actually have families in Russia, who on a daily basis move from Ukraine to Russia? So what do you have to say to them? Я не понял вопроса. मैं समझा नहीं वो किस लिए हैरान थे। Чем? That they were shocked that there was an operation that happened and their homes were destroyed because they lived in eastern Ukraine and they have love for Russia and the Russian people, and they're Russian speaking themselves. Да. Ответ очень простой. Они жили, видимо, в той части Украины, которая в той इसका части, जवाब скажем, той же самой बड़ा Луганской или आसान Донецкой है области, которая находилась कि под वो क्षेत्र контролем киевских властей. कीव के कंट्रोल में थे, Но та часть और जो क्षेत्र कीव के Луганской или कंट्रोल में Донецкой नहीं области, थे, которая не उनको находилась पूरे под контролем, तरीके она से уничтожалась कीव ने киевским режимом. बर्बाद कर दिया। और इसलिए हम मजबूर हो गए उन इलाकों का साथ देने के लिए जो नष्ट कर दिए गए। लोगों ने रेफरेंडम के लिए खुलेआम बोलना शुरू कर दिया। जो आज़ादी चाहते थे इधर आए, और जो नहीं चाहते वो दूसरी तरफ जा सकते थे। हम उन्हें मना नहीं करेंगे, वो बेशक जा सकते हैं। Уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешаем. ज़ेलेंस्की की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए? Когда этот господин приходил к власти, он заявил, что он जब जेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए, सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है, और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना। नाकामयाबी ही मिली। По своей ментальности очень действительно похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма это почти одно и то же. Это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям. उनके लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि शांतिपूर्ण वार्ता से ही हर समस्या का हल मुमकिन है, और यही बात हम उनको साल 2022 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट कर रही हूं, आपने कहा कि नेटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन यानी नेटो का पूरब की तरफ विस्तार आपको स्वीकार्य नहीं है और वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वाकई नेटो से रशिया को इतना बड़ा खतरा है, या सिर्फ ये एक प्रिटेक्स्ट रहा, एक आधार बना जो आपने यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाया? Послушайте, НАТО это отдельная тема. Русский язык, русская культура. देखिए, नेटो जो है वो एक बिल्कुल अलग मसला है। रूसी भाषा, संस्कृति, धर्म, हम यहाँ पर कुछ भी असाधारण नहीं मांग रहे। रूसी संस्कृति, रूसी भाषा, धर्म और यहाँ तक कि क्षेत्रीय सवाल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये सब एक अलग श्रेणी की बातें हैं, जबकि नेटो पूरी तरह से दूसरी ही चीज है। हम कोई अनोखी, कोई अभूतपूर्व मांग नहीं कर रहे। एक मूल सिद्धांत है, किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन करके नहीं हो सकती। ये सिर्फ किताबों में लिखी लाइन नहीं है। अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूंगा। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। हम इस अधिकार को यूक्रेन से छीन नहीं रहे।
लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उन्हें बस पूरा किया जाए। ये कोई कल उठाया गया मुद्दा नहीं है, ये तो तब तय हुआ था जब मैं सत्ता में भी नहीं था। उन्होंने खुद कहा था 1 इंच भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने कई बार विस्तार किया और अब वे यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने की कवायद में थे। यही कारण है कि असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि नेटो एक सैन्य गठबंधन है और उसका आर्टिकल 5 आज भी उतना ही प्रभावी है, लेकिन कोई हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता। जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो उसके पहले ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सैन्य तटस्थता की घोषणा थी और यही यूक्रेन की राज्य व्यवस्था की नींव बनी। उसकी संप्रभुता की घोषणा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन तटस्थ रहेगा। Это база украинской независимости, украинской современной государственности. И там написано, что Украина – это нейтральное государство. प्रेसिडेंट पुतिन, यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में। Нам не нужно было получать этот важный порт в Крыму, потому что он был наш. हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहाँ पहले से ही मौजूद थी। Развала Советского Союза флот наш там все равно остался. Дело совершенно не в этом, хотя это важно. सेविस्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी, ये एक फैक्ट है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, हमने क्रीमिया पोर्ट पर कब्जा नहीं किया। हम उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े जो कि अपने भविष्य को इनके हाथों में छोड़ चुके थे। Независимой Украины после развала Советского Союза. Да, так исторически сложилось. Ну хорошо, ладно, теперь будем так жить. Но мы исходим из того, что мы живем в демократии. उनका मानना था जब सोवियत संघ का विलय हुआ तो उनकी मर्जी नहीं पूछी गई, पर अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्हें ये मंजूर नहीं था। Мы не хотим так жить. И возникла угроза не просто давление, а расправы над крымчанами. और किसी को लगता है कि रूस कुछ और करेगा तो ये गलत है। रूस हमेशा अपनी भलाई की रक्षा करेगा। Иначе, то глубоко заблуждаются. Мы всегда будем защищать свои интересы и своих людей. कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन कि रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है? नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं। मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले। Да. Дело вот в чем. Дело в том, что я когда-то так случилось, я сейчас не буду вдаваться в детали. ये एक दिलचस्प टिप्पणी है और आप सही कह रहे हैं। मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। G यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फिर क्षमता के लिहाज से यूके या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है।
लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उस बैठक में भी हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, विशेष तौर पर मिस्टर मेटकाफ के साथ हुई चर्चा में, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। Проинформировали американских наших партнеров об этом. Sir, You but informed them interestingly- in this meeting, during this meeting. Ну, и на этой тоже. Wow. with Mr. Witkoff. Да, ну, हाँ, затруднили पहले भी эту दी тему. और इस बार भी दी। Oh, that's a very important aspect to it. But you have visited China. Вы так думаете? आपको Я ऐसा не लगता думаю, है? что так важно, но- मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अहम है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात हुई, जो कि 5 घंटे चली, उसमें आपके सामने ये प्रपोजल आया था कि G8 फिर से हो जाए और आप उसमें शामिल हो जाए, और आपने इससे इनकार कर दिया कि आपको इसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? Просто возникла эта тема сама по себе. И я объяснил господину Виткофу, почему я в свое время नहीं, ये विषय बस सामने आ गया। посещать эти... देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ को समझाया कि मैंने पहले G8 की बैठकों में जाना क्यों बंद किया। सच कहूं तो कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, बल्कि जब ये विषय आया तो मुझे वो समय याद आया जब मैंने वहां जाना बंद किया था। वो 2012 का समय था, रूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद। फिर मैं एक बार कुछ समय के लिए गया और फिर उसके बाद नहीं गया। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसे काम करने दीजिए, लेकिन आप जानते हैं दूसरे बड़े संगठन भी सामने आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अभी भी सक्रिय हैं, और हम इन सभी प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब दूसरे पहलू को देखें, रूस और यूरोपीय संघ के बीच वर्तमान संबंधों की स्थिति क्या है? ये सामान्य नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं G8 जाऊं तो मैं G8 के सदस्यों से कैसे बात करूं? अगर वे मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, वहां मैं क्या करूं? खैर, हम शायद इस पर बाद में बात करेंगे। Ну, хотят, ну, пожалуйста, мы еще поговорим на эту тему. ठीक है, आपकी बात मानते हैं, और कई मुद्दों पर आपने तमाम अन्य संगठनों के और जो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिसमें वर्चस्व है पश्चिमी देशों का, आप कह रहे हैं कि उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है। मैं वहां पर सार्थक तरीके से जाना चाहता हूं जहां पर महत्व है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका विकल्प है क्या? रिक्स है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, SCO है, क्या है? Вы спросили, меняется ли мир. Знаете, формируется ли новый порядок. Мир меняется постоянно. आपने पूछा कि क्या दुनिया बदल रही है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है, और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। Прежде всего происходят глобальные процессы экономического характера. मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। असल में हम वैश्विक आर्थिक बदलाव और हलचल के गवाह हैं। ये बदलाव यूक्रेन या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हम एक और घंटा बात कर सकते हैं, और मुझे इससे खुशी होगी, लेकिन शायद आपके दर्शक हमारी इस चर्चा से ऊब जाएं। Они
будут утомлены нашими рассуждениями на этот счет. Факт остается фактом. लेकिन तथ्य यही है कि विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, तेज विकास, मजबूत विकास। ये बदलाव खासकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। मैं दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी तेजी से उभर रहा है। Индия, не только Индия. Там Индонезия поднимается как быстро. Ну, почти 300 миллионов человек там тоже почти. Что, конечно, не 1,5 миллиарда, как у вас. यहाँ लगभग 300 मिलियन लोग हैं। भारत जितने 1.5 अरब नहीं, लेकिन फिर भी ये तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता देश है। इसी तरह अफ्रीका भी तेजी से विकास कर रहा है, और ये विकास और तेज होगा क्योंकि वहाँ युवा आबादी है, उनका भविष्य है, और वे उच्च जीवन स्तर की मांग करेंगे। कुल मिलाकर इसे रोका नहीं जा सकता। Вот это просто неизбежно. Темпы изменения в мировой экономике. वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव की गति बढ़ती ही जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि हाल ही में रूस अपने संबंधों को ग्लोबल साउथ और एशिया के साथ नए सिरे से समायोजित या पुनः निर्धारित कर रहा है, पर सच ये है हम ऐसा लंबे समय से कर रहे हैं। С начала 2000-х годов. This picture that Geeta we wanted to show the president because president sir, this picture actually ruffled a lot of feathers across the world. The Russia and the Vladimir China. Putin, Xi Jinping, and Narendra Modi, 3 nation heads together, and people were going all over social media and America. But even if we look at that picture, President Sir, how do you have these alternative blocs and how can they become a real force if there are fundamental unresolved issues between key member states in that bloc? Вы знаете, конфликты всегда есть. А когда их не было? Давайте вот. देखिए, संघर्ष तो हमेशा मौजूद रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं रहा जब दुनिया में कोई संघर्ष न हो। आप दुनिया के बड़े क्षेत्रों और बड़े शक्ति केंद्रों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर दौर में सवाल थे, विवाद थे, टकराव थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन संघर्षों का समाधान कैसे ढूंढते हैं। इन चुनौतियों से निपटने का सबसे असरदार तरीका क्या है, ये कैसे तय किया जाता है। Что нас объединяют действительно ценности, связанные с нашими традиционными. अब ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बड़े समूहों को ही ले लीजिए। इन संगठनों के भीतर हमारे बीच एक साझा समझ है कि हमें साथ क्या लाता है, और वो हैं हमारे मूल्य, हमारी पारंपरिक मूल्य व्यवस्था, जिनके आधार पर हमारी सभ्यताएं अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों सालों से टिकी हुई हैं। इन्हीं मूल्यों को पिछली पीढ़ियों से विरासत में पाकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रयासों को एकजुट करके, ना कि इन मौकों को दबाकर। और जब आप मिलकर काम करते हैं तो परिणाम एक तरह की सिनर्जी पर आधारित होता है, और वो नतीजा बेहद प्रभावशाली होता है। और इन्हीं चीजों को हम इन संगठनों में प्राथमिकता देते हैं। कभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हम इकट्ठे हुए हों किसी को धोखा देने के लिए या किसी के विकास को रोकने के लिए। हमारा एजेंडा हमेशा सकारात्मक रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिखाना। इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या हम रूपी रूबल की बात कर सकते हैं, ब्रिक्स करेंसी की बात कर सकते हैं? क्या वो विकल्प है जिससे आप देखेंगे कि ये पूरा जो ग्लोबल साउथ है वेस्ट से दूर होता हुआ लेकिन फिर भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आए? और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी गीता की डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या एक करेंसी पर सहमति बनती हुई दिख रही है आपको? Вы знаете, никуда не надо спешить. Спеши медленно. И тогда не будешь совершать каких-то грубых ошибок. हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार बड़ी गलती हो जाती है। आप यूरोप को देखें, वहाँ अमेरिकी सिस्टम है। कई देश ऐसे हैं जिनका आर्थिक तंत्र
एकल मुद्रा व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है, तो समस्या यही है। हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। Проблемы в социальной сфере, возникают проблемы с бюджетом. У нас нет сейчас такой цели, скажем, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी मुद्रा में हम आसानी से कारोबार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एकल मुद्रा व्यवस्था है। हमारा लक्ष्य एकल मुद्रा व्यवस्था विकसित करना नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं उसे बहुत सावधानी और समझदारी से करना होगा। надо шире использовать возможности нового банка развития БРИКС. Так, вот мы, например, предлагаем создать... हमें अपनी मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ के विकास के लिए हम एक निवेश प्लेटफॉर्म बनाएं जो कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इस्तेमाल करे और शुरुआती तौर पर उसकी क्षमता $100 बिलियन की हो। Полагаю, что это может быть очень интересно, потому что это вложения, которые могут помогать и развитию стран реципиентов. मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये बहुत शानदार होने वाला है। इससे जो लाभार्थी देश होंगे उनका तो भला होगा ही, इसमें हमारा भी लाभ है। हम सस्ते दामों में उच्च गुणवत्ता के सामान बना सकते हैं। इससे ग्लोबल साउथ के देशों का विकास होगा, हमारा लाभ भी होगा। И нашему развитию. И инструментов таких расчетов может быть все больше и больше. Ну, современные средства... कोलैबोरेशन और हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है और ये किसी को खत्म करने के लिए नहीं हो रहा है। सबको तालमेल के साथ काम करना होगा। Совсем нет. Это просто совершенствование тех инструментов, которые и так в мире существуют. Вот и все. Они же есть. Before we move on to What is the other- roadblock? What is the roadblock in the rupee-ruble payment here then? Здесь нет препятствий. Это вопросы экономического характера. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что у нас есть определенный дисбаланс в торговле. Но, скажем, इसमें कोई बाधा नहीं है। правительство ये अर्थव्यवस्था का मामला है और मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे बीच असंतुलित कारोबार है। И в нефти, и в нефтепродуктах. Правительство Индии нуждается в расширении, в увеличении приобретений. उदाहरण के तौर पर भारत ने हमारे बीच कोई रुकावट पैदा नहीं की, क्योंकि उन्हें तेल और तेल से निर्मित सामान चाहिए। भारत सरकार को अपने किसानों के लिए रूस में बने उर्वरक चाहिए। Здесь дело в другом. Дело в том, что дело не в рупиях, а дело в том, что на эти рупии могут закупать. पीएम मोदी हमेशा इस मुद्दे को मेरे सामने उठाते हैं और ये रुपए में पेमेंट का मामला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस असंतुलन को दुरुस्त करना है, प्रतिबंधित नहीं। हमारे कारोबार से दोनों देशों को फायदा हो, किसी एक को नहीं। Таких сфер деятельности, которые были бы выгодны и Индии, и нам. И вот по нашей инициативе мы сейчас भारत दौरे पर हमारा प्रयास है कि हम पहल करें जिसमें भारत और रूस के आयात और निर्यात की प्रदर्शनी लगे। मैंने अपने अफसरों को आदेश दिया है कि भारत से हम जो सामान खरीदते हैं उसमें और क्या जोड़ सकते हैं, इस पर काम करें। Это, скажу вам честно, это мое прямое указание было правительству Российской Федерации продумать, что мы дополнительно могли бы закупать в Индии. Мы думаем над этим, причем с обеих сторон, в том числе и со стороны России. सर ठीक है, इस पे वापस लौटेंगे, बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा बोलती हूँ इधर उधर शब्द मिक्स किए बिना कि भारत और चीन के बीच में तनाव है, सरहद के कई मुद्दों पर तनाव है और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं सीधा कि आपका अच्छा रिश्ता चाइना से भी हो, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा रिश्ता भारत से भी बने, क्योंकि ये वो दो देश हैं जो आप गए, अभी भी गए, आप चीन गए और अब आप भारत जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों के बीच में संतुलन कैसे रिश्ते में बनाएंगे? Нам об этом хорошо известно. Индия и Китай наши самые близкие друзья. Мы этим очень дорожим. भारत और चीन हमारे सबसे करीबी मित्र हैं और मैं ये नहीं समझता कि हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। Стремятся и находят решения всех, даже очень сложных межгосударственных. मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग जटिल और विवादित मसलों पर किसी नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे। И один и другой лидер обеспокоены
दोनों देशों के बीच जो तनाव है उससे दोनों नेता चिंतित हैं। वो समस्या का समाधान भी करना चाहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, नतीजे पर भी पहुंचेंगे। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मैं नहीं समझता कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। ये द्विपक्षीय मामले हैं। राष्ट्रपति पुतिन, अगला सवाल मेरा बहुत गंभीर सवाल है और वो इसलिए है क्योंकि आतंकवाद का दंश रूस ने भी झेला है, रशिया ने, और भारत भी झेल रहा है। पहलगांव का आतंकी हमला हो या फिर उसके बाद दिल्ली का आतंकी हमला, ये जो विश्व में कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, वो सोचते हैं ये तो किसी दूसरे देश की घटना है, और जो उसके कल्प्रिट देश होते हैं या जो उसके लिए जिम्मेदार देश होते हैं उन पर उंगली रखने से वो इनकार करते हैं। इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। ये जो आइडियोलॉजी चला दी जाती है कि आपका आतंकी लेकिन मेरा तो वो स्वतंत्रता सेनानी है, इस डबल स्टैंडर्ड का क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या तरीका होना चाहिए इसका डील करने का? Ну, все очень просто. Значит, терроризм, за свободу надо бороться легальными средствами. Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением... ये बहुत आसान है। Не может быть... आज़ादी के लिए लड़ना हो तो कानूनी तरीकों से लड़ो। हमारा तो यही मानना है कि आतंकियों का समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसा आपने कहा, रूस भी आतंकवाद पीड़ित रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। जब हम नेबरहुड की बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट देश है अफगानिस्तान, और रूस एक ऐसा देश है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, उसको एक सरकार होने की जगह दी है। ऐसा क्यों, जब सारी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे अभी भी औरतों को इक्वल राइट्स और हक नहीं मिलते हैं, और हम उस लड़ाई में देखते हैं कि बहुत सारे देश लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड किया कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्यों? В каждой стране достаточно проблем, и в Афганистане, наверное, тоже, имея в виду и तो обстоятельства, что уже десятилетиями... हर देश में समस्याएं हैं, अफगानिस्तान में भी हैं। ये बात सही है कि एक देश जो दशकों तक गृह युद्ध झेलता रहा, कितना भयावह मंजर था, और फिर तालिबान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर नियंत्रण पाया। ये पहली वजह है और ये आज की सच्चाई है। दूसरी वजह, अफगानिस्तान की सरकार ने बहुत कुछ किया है और अब वो आतंकियों और उनके संगठनों को चिह्नित कर रहे हैं। Для того, чтобы бороться с тем же самым терроризмом, с террористическими организациями, например, с тем же исламским государством. उदाहरण के तौर पर इस्लामिक स्टेट और इसी तरह के कई संगठनों को उन्होंने अलग थलग किया है। अफगानिस्तान के नेतृत्व ने ड्रग्स नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है और वो इस पर और सख्ती करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जो होता है उसका असर होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमें एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और मिलकर काम भी करना चाहिए। वही हमने किया। Для того, чтобы как-то влиять на происходящий процесс, нужно быть в контакте, нужно работать. Чем мы и занимаемся. प्रेसिडेंट पुतिन, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम अभी महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के अंजना फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे दिल्ली, और हम औरतों को, विमेन जर्नलिस्ट को, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटर नहीं करने दिया गया, तो हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया और आखिरकार हमें जाने दिया। बिल्कुल, ये भारत का दमखम है कि हम दो महिला पत्रकार आज आपके सामने भी खड़े हैं और वहां पर भी ये दबाव उन पर पड़ा और उनको तैयार होना पड़ा, और फिर हम गए अंदर। Вот смотрите, если бы он не приехал, вы бы не смогли повлиять на эти процессы. А так, देखिए, अगर उनके मंत्री भारत नहीं आते तो क्या आपकी महिलाओं के पास मौका होता अपनी बात कहने का? वो अफगानिस्तान से आए, आपने अपनी आंखों से भेदभाव देखा, तभी तो महिलाओं ने अपनी बात रखी। ये बदलाव बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों पर असर डालेगा। मान लीजिए अफगानिस्तान से कोई संपर्क नहीं रखें तो क्या होगा?
वो लोग वैसे ही रहते और आप भी अपना प्रभाव उन पर नहीं डाल पाते। तालिबान से दूरी बनाने के बजाय उनके संपर्क में रहना बेहतर है। Вы не повлиял, не как-то не выразил своего отношения к этому. А так у вас такая возможность есть. और हम गए, हम जा पाए अंदर और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। ये बस एक छोटी सी जानकारी थी जो आपसे हम लोग शेयर कर रहे थे, लेकिन सर एक और राष्ट्रपति पुतिन फ्लैश पॉइंट है और वो फ्लैश पॉइंट है गाजा। ट्रंप साहब का अपना गाजा पीस प्लान है, आपका बतौर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या गाजा प्लान है, गाजा पीस प्लान है? Мы не предлагаем какого-то особого плана. मेरा कोई अलग से शांति प्लान नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान करना है तो यूएन का शांति प्लान 2 राज्य समाधान 100% लागू करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का निर्माण करना होगा और यही समस्याओं का समाधान है। Вот в этом ключ к решению всех проблем. और अगर गाजा और इजराइल और पैलेस्टाइन की ही बात करें तो हमने देखा है कि इस दौर में जो अरब देश हैं वो फिलिस्तीन के साथ वैसे नहीं खड़े हुए जिस तरीके से आपके ही एलाय, आपके ही जो दोस्त हैं ईरान खड़ा हुआ। ऐसा क्यों? ये क्या चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहां ईरान इजराइल और वेस्ट से लड़ रहा है फिलिस्तीन के लिए और अरब देश उतने स्ट्रांगली आगे खड़े होकर फिलिस्तीन के हक के लिए नहीं लड़ रहे। Вы знаете, каждая из этих стран по-своему болеет, переживает за Палестину, за палестинский народ. आप जानते हैं कि ये सभी देश फिलिस्तीन को लेकर चिंतित हैं। ये सभी चाहते हैं कि फिलिस्तीन राष्ट्र बने। कुछ देश खुलकर मदद को सामने आए तो कुछ देश शैडो की तरह काम कर रहे हैं। Но стремиться надо именно к этому, к созданию палестинского государства. ये कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया ठीक नहीं है। ये एक जटिल समस्या है, दशकों से उलझी हुई। इसका समाधान रातों रात नहीं हो सकता। हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं। Самое важное, что было сделано в процессе последних шагов по урегулированию в Газе. И, на мой взгляд, было бы... हाल ही में बंधकों की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है वो गाजा के पुनर्वास के लिए अच्छा कदम है। मैं मानता हूं कि ये सही होगा कि गाजा को एकजुट करके यूएन का सदस्य होने के नाते हम अपने मित्र देशों के साथ हमेशा इस चर्चा में भाग लेते हैं। Такие варианты есть, такие варианты обсуждаются и арабскими странами, и с соседями, и не только, и в Штатах обсуждается, я знаю. Но и мы в рамках Организации Объединенных Наций, мы всегда были участниками этого процесса и продолжим эту работу вместе с нашими друзьями. Right. आपके पर्सनल जर्नी की बात करते हैं। आप बहुत साल पार में रहे, लेकिन आप केजीबी में भी थे, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा एजेंसी कौन सा है? मैं जानती हूँ आप रूस कहेंगे, लेकिन रूस को अगर छोड़े तो कौन सा दूसरा ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी जो बहुत अच्छा है और CIA उनके मुकाबले कैसा खड़ा नजर आता है आपको? Есть несколько таких мощных разведывательных служб в мире. देखिए, विश्व में कई शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां हैं। CIA, हमारी एजेंसी KGB, सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी, Очень эффективно, кстати, это Моссад, израильская разведка. इजराइल की मोसाद, दुनिया के कई देश हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है कि मैं एजेंसियों की क्षमता का मूल्यांकन करूं। Знаете, мне, наверное, лучше не давать लेकिन मैं अपनी एजेंसी KGB के काम से खुश हूं। чужих разведок. Качеством работы своей я доволен. राष्ट्रपति पुतिन, देखिए आपके शुरुआती दिनों में हमेशा चर्चा होती है कि व्लादिमीर पुतिन जो नेता आज बने हैं तो उनके पीछे का प्रभाव क्या रहा, कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनको शेप किया?
केजीबी के आपके डेज जब आपने एक बतौर एक स्पाई के तौर पर काम किया, आप केजीबी के साथ जुड़कर ईस्ट जर्मनी में आपने काम किया था, या फिर उसके बाद आप सेंट पीटर्सबर्ग गए, फिर वहां से आप मॉस्को आए, येल्सिन के साथ काम किया, आपकी जिंदगी के किस फेज ने आपको वो नेता बनाया जो आज आप हैं? Семья, в которой я жил и в которой я родился. मेरा Мои परिवार, родители, окружение ближайшее. जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, Прежде всего, формировало जिनके बीच में पला बढ़ा, मुझे लगता है कि इन सब ने मिलकर मुझे वो बनाया है Ну и जो потом, मैं आज конечно, हूँ। все. Социальная обстановка, это коллеги, это, как вы совершенно точно और जो आपने работа в मेरे органах खुफिया एजेंट करियर के बारे में कहा, там очень वहाँ सख्त अनुशासन रहता है। आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है связанная और यही прежде всего с हर защитой खुफिया интересов एजेंट का Родины. उद्देश्य होता है। На это направлены все हालांकि मैं उस दौर को कई साल Союзе पहले पीछे छोड़ आया внешней हूँ, разведки. И я жил в этой среде много лет. राष्ट्रपति पुतिन, आपके कई इंटरव्यूज हम लोग देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे आपके, तो मैंने देखा आपका इंटरेक्शन था एक बच्चों के साथ, और बच्चे में से एक छोटी बच्ची आपसे पूछती है कि आपके जीवन का सबसे दुखदाई शैटरिंग एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने कहा सोवियत यूनियन का टूटना, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। वो कैसे इसने आपको कैसे प्रभावित किया, और अगर वाकई ऐसा है तो आपकी क्या सोच है रशिया को लेकर? आपका फ्यूचर का विजन क्या है रशिया के लिए? Повлияло в том смысле, что इसका प्रभाव कुछ इस तरह पड़ा कि हमें हमेशा घटनाओं और उनके परिणामों को सावधानी से देखना और समझना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये सिर्फ सोवियत संघ पर ही लागू नहीं होता, बल्कि रूस पर भी उतना ही लागू होता है, क्योंकि एक समय बाद सोवियत संघ को लगने लगा था कि वो इतना शक्तिशाली है कि उसके नेतृत्व और व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। руководители, да и вообще, может быть, даже и простых граждан, исходили всегда из того, что он такой огромный, такой великий, что ничего, никогда, ни при каких обстоятельствах с ним не может случиться. И вот состояние такого величия... आम नागरिक भी यही समझते थे कि सोवियत संघ इतनी बड़ी ताकत है कि किसी भी परिस्थिति में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अति विश्वास की यही गलती एक के बाद एक गलतियां करवाती गई, और फिर एक समय ऐसा आया जब हालात काबू से बाहर हो गए। कुछ और देश भी आज ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं। Are you going to name them? Нет. Okay, but we go back to Okay. USSR, sir, because you talked about how one mistake was rolling into another. Whom do you hold responsible for this situation? I mean, you're talking about people also who thought that probably it'll never happen with us. There'll never be any disintegration. But I'm sure you must have seen the Gorbachev years. You saw how Yeltsin went on. Whom do you hold responsible? What was the phase in which decisively USSR was disintegrating, breaking up? Здесь я бы не стал сейчас искать виноватых. मैं किसी पर более виноватых. आक्षेप लगाना नहीं चाहता Сложилась такая система, और ना ही किसी को दोष दूंगा। неспособная. वो व्यवस्था ही ऐसी थी कि नहीं चल पाई। Думать именно над этим. Не искать, हमें ये स्वीकार करना होगा, а думать, बजाय ये सोचने की которое कौन दोषी था। не просто охранять, हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो खुद की रक्षा कर सके। И если такая система будет अगर हमने ऐसा सिस्टम बना लिया तो वो पर्याप्त होगा। и эффективной. प्रेसिडेंट पुतिन, डिसइंटीग्रेशन नहीं तो क्या आप रीइंटीग्रेशन चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जो पुराना सोवियत यूनियन है वैसा ही हो? क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। Интеграцию чего? Советского Союза? किसका एकीकरण? Нет, конечно. सोवियत संघ का? Просто исключено. नहीं, У нас и कतई नहीं। целей быть не может. और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं Вы है। знаете, есть еще вопрос целесообразности. Это в сегодняшних условиях нецелесообразно. और इसका कोई औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि ये रूसी संघ की राष्ट्रीय और धार्मिक स्थिति को बदल देगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता। Национальные и
религиозный состав населения Российской Федерации. Это нецелесообразно. फिर आपको ये तो वेस्टर्न मीडिया को बताना चाहिए ना, जो हर दूसरे दिन एक खबर डाल देते हैं जहाँ पे कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप देशों को एनेक्स करना चाहते हैं ताकि पुराना सोवियत यूनियन फिर से बना पाए। मैं जो कहता हूँ वो सुनना नहीं चाहते। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी सुनते हैं। वो वही सुनते हैं जो उन्हें पसंद आता है। और यही नहीं, ये लिखा जाता है कि आप वापस वो एम्पायर बनाना चाहते हैं और उसके आप राजा बनना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें कहते रहते हैं। उन्हें अपनी जनता को डराना होता है। ग्लोबल मीडिया में वो अपने एकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों की राय को प्रभावित करने की चालबाजी है। उनका मकसद सिर्फ रूस के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति को जायज ठहराना है। Then if you're different, how would you, Vladimir Putin, summarize Vladimir Putin's life and ideology? अपनी जिंदगी को संक्षेप में बताना बहुत जल्दी होगा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। क्योंकि अंजना आपके जर्नी के बारे में पूछ रही थी, तो भारत को लेकर अगर हम आपसे पूछें, आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं? आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बातचीत की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी होगी। तो बात चूंकि फ्यूचर की हो रही है, तो एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व में बड़ी तेजी से सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एआई को आप क्या मानते हैं, फोर्स ऑफ केओस या फोर्स ऑफ गुड, यानी उससे अच्छा होगा मानवता का, या फिर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा डिसरप्टर, मतलब पूरी तरह से एक तबाही का कारण दुनिया में बन सकता है? और एक एआई वेपन्स वॉर, यानी एआई हथियारों का युद्ध इस वक्त रेस चल रही है, उसमें रशिया कहाँ है? Ну, вы знаете, это так же, как любые достижения, прогресс, это может быть и злом, это может быть и благом. Ясно, что это आप जानते हैं, такой сквозная किसी भी दूसरी तरक्की की तरह ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। हाँ, ये सच है। ये साफ है कि ये एक क्रॉस कटिंग टेक्नोलॉजी है जो एक आम इंसान की जिंदगी बदल लेती है, और बेशक आने वाले समय में ये पूरी इंसानियत की जिंदगी को भी बदल लेगी। और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इकोनॉमी में, डिफेंस में, हर क्षेत्र में, शिक्षा और साइंस में, हेल्थ केयर में, हर जगह बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि अगर आप कर सकें, क्योंकि इन सभी सेक्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का असरदार इस्तेमाल कई गुना ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर इसके बारे में पूरी तरह से जानते हुए। हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ सभी बड़े डेटा सेट की प्रोसेसिंग पर आधारित है। ये इसके बारे में है। खैर, यहाँ बात आती है लोगों के पर्सनल डेटा की। पहली बात है कि स्वाभाविक रूप से
हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। सुरक्षा और बचाव की गारंटी देनी होगी, मानव अधिकारों की गारंटी देनी होगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों के पास ये डेटाबेस हैं, असल में वो एआई और मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोगों के भविष्य को एक आकार दे सकते हैं। Они, по сути, через свои возможности, через возможности развивающихся вот этих технологий, могут формировать, по сути, мировоззрение. प्रेसिडेंट पुतिन, मैं आपको लॉन्जेविटी वाले जो आपने मेंशन किया था उसी पर वापस लेके जाना चाहती हूँ। आपका एक हॉट माइक मोमेंट था चीन में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, जहाँ पे आपने लंबी उम्र की बात की, ट्रांसप्लांट्स की बात की, बायो हैकिंग की बात की। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है कि एक इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहे, या ये अचीवेबल है, या अमर हो जाए, या क्या ये अचीवेबल है? Все конечно. हर चीज का एक अंत होता है। सिर्फ भगवान ही हमेशा रहने वाले हैं। वाकई हम उम्र को लंबा कर सकते हैं, ये सच है। 77 साल पहले भारत में एक इंसान की औसत उम्र 31 साल थी और अब ये करीब 70 साल है। हेल्थ केयर से ऐसा हो सकता है। भारत में बच्चों की मौत 4 गुना कम हो गई है। ये हेल्थ केयर का ही नतीजा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अगर हम हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल करें और अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल दवाएं बनाने के लिए किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असर ज़बरदस्त होगा। फिर भी सभी चीज़ों का अंत होता ही है। बात चूंकि युवाओं की फ्यूचर की हो रही है, तो जेनजी से जुड़ा मेरा एक सवाल है राष्ट्रपति पुतिन। कई जगहों पर हमने देखा कैसे अलग अलग देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ युवाओं का, जेनजी का, और वहां पर तख्ता पलट तक की नौबत आई। आप अपने देश में जेनजी में, और मैं आपकी उम्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, आप अपने देश में जेनजी से, यूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं? Знаете, здесь нет ничего нового. Ведь и у нас в यहाँ ये литературе, в सब искусстве नया नहीं है। вот это आप जानते हैं कि साहित्य और कला में हमेशा विरोधाभासों की बात होती रही है। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, पिता और बेटों के बीच। हमारी पुरानी रचनाओं में भी ये बातें और ये चित्र हमेशा से मौजूद रहे हैं। सभी को ये जानने की जरूरत है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं है। आप जानते हैं नया क्या है? नई है टेक्नोलॉजी, मैसेंजर, टेलीग्राम वगैरह, जिनका इस्तेमाल सक्रिय रूप से आज भी युवा पीढ़ी पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। ये पीढ़ी कमोबेश वही युवा लोग हैं जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कट्टर हैं। युवा पीढ़ी सोचती है कि सिर्फ वो ही अन्याय का सामना कर रही है और उनसे पहले किसी ने ये सब देखा ही नहीं। युवा ये सब देखते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को बताते हैं। उन्हें लगता है कि इससे निपटना बहुत आसान है, इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा समझदार हो जाता है और खुद कुछ बदलने की कोशिश करता है, तो उसे पता लगता है कि जिसका हल ढूंढना वो आसान समझ रहे थे, वो उतना आसान है नहीं जितना पहली नजर में लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ उस वक्त काम करने की जरूरत है जब हम कह सकें कि अभी आप बस युवा हैं, आप कुछ नहीं समझते, आप बस अपने घरों में बैठे हैं। ये ऐसे ही हो सकता है। आपको हमेशा युवाओं के टच में रहने और उनके टूल्स, उन तक जानकारी पहुंचाने के तरीकों, सोशल नेटवर्क वगैरह में फीडबैक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको वहां काम करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप कुछ हद तक ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको हर सफलता की शुभकामना देना चाहता हूँ। Надо там работать. Я так понимаю, что вы отчасти этим и занимаетесь. Хочу вам пожелать успеха. प्रेसिडेंट पुतिन, आपने मजहब की बात की, तो जानना चाहेंगे कि ये धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, न केवल आपके लिए एक मॉरल लीडरशिप में, रूस के सोसाइटी में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी का रोल देखते हैं? ये वो नींव है जिसे मैंने कई सालों में महसूस किया। हम हमेशा
अपने पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटते हैं, जिनका हम जिक्र भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन मूल्यों का सहारा लेकर बेपरवाह बैठे रहें, बल्कि ये हमारे लिए एक ठोस बुनियाद है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें आगे भी देखना है, हमें विकसित होना है और विकास के सभी आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करना है। अपने आधारभूत मूल्यों और भविष्य के दृष्टिकोण को साथ लेकर हम उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं जिन्हें हमने अपने लिए निर्धारित किया है। हम इसी तरह काम करते हैं। हमारा मूल लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। मैं हकीकत में चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य और भारत के लक्ष्य, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने तय किए हैं, एक दूसरे के अनुरूप हों, ताकि हम संयुक्त प्रयास कर सकें और अधिकतम नतीजे हासिल कर सकें। राष्ट्रपति पुतिन, आपने हर सवाल का खुलेपन के साथ जवाब दिया। आपकी निजी जिंदगी, आप पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, रशिया के लिए आपका विजन क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध पर, लेकिन भारत और भारत के लोग आपको जरूर सुनना चाहते हैं और उनकी नजर आप पर रहती है, वो आपको पसंद करते हैं। एक फिल्मी गाना है, बहुत पुराना है, लेकिन रशिया में भी बहुत वो लोकप्रिय रहा है गाना, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत पुराना गाना है, लेकिन आज जो भारतीय आपको सुन रहे हैं, आपका खुले बाहों से स्वागत कर रहे हैं, आप भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? Вот вы сейчас сказали об индийской культуре, о российской культуре. Вы знаете, у нас существует, мне так кажется, что आपने अभी भारतीय संस्कृति का जिक्र किया। रूसी संस्कृति के बारे में मैं यही कहूँगा कि रूस के बहुत से नागरिकों के दिलों में भारतीय संस्कृति की छवि एक परी कथा जैसी सुंदर, रंगीन और मनमोहक है। ये छवि कई दशकों से है, सोवियत काल से है। रूसी लोगों को भारतीय संगीत और भारतीय फिल्में बहुत पसंद है। मैं तो कहूँगा कि रूसी समाज के कुछ हिस्सों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी जगह दी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिल से दिल का रिश्ता है। हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेंगे कि ये दिलचस्पी अपनी चमक कभी न खोए। मैं चाहता हूँ कि भारत इस भावना को जाने। будем делать все для того, чтобы этот интерес этот не угасал. И хочу, чтобы в Индии об этом знали. बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन, आज तक पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और यही कह सकते हैं कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है जो मौसमी रहते हैं, लेकिन ये शायद एक ऐसी दोस्ती है, एक ऐसा रिश्ता है जो 7 दशकों से चला आ रहा है और हमेशा आंख बंद करके हम दोनों, ये दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जिसको क्लासिक विंटेज अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका वक्त के साथ और भी गहराई जिस रिश्ते में आती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी बेहतर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।